तो शुरू करें। जी सर, एक दो लोग हैं वही पहुंच गए हैं सर। कोई नहीं। मित्रों, सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति कल 14 जनवरी को एक उत्सव जैसे हमारे सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उत्सव रहा है, उसकी बिलेटेड बधाई। ये दिन हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए एक विशेष संकल्प का दिन होता है। सूर्य जिसकी दिशा अभी तक दक्षिणायन की ओर जा रही होती है, इस दिन से उत्तरायण की ओर उसकी दिशा हो जाती है और इसी का एक संस्कार हमको इस दिन का होता है। आज 15 तारीख है। इस समय एक विभिन्न विभाग जितने भी हरियाणा के, उन्होंने एक पुस्तक मेला ये लगाया है, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। पिछले वर्ष भी ये पुस्तक मेला लगा था, जिसमें लगभग 10,000 पुस्तकों का एक संग्रह है। 100 प्रकाशक जो वहाँ पर उपस्थित या तो आज आ गए हैं या आने वाले हैं। तो ऐसे अच्छी पुस्तकों का संग्रह जिनको करना होता है, उनके लिए बहुत एक अच्छा एक अवसर होता है। इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर मैं पंचकुला निवासियों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। इसी प्रकार आज का ये जो दूसरा कार्यक्रम है, बहुप्रतीक्षित, जिसे हमने 2015 में घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, सरकारी अथवा प्राइवेट। तो इस नाते से आज उसी कड़ी में पंचकुला जिले का मेडिकल कॉलेज, उसका भी शिलान्यास किया है। ये मेडिकल कॉलेज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा और इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद अब मात्र 3 जिले ऐसे और बचे हैं जिनका शिलान्यास होना है। ज़मीन सबकी हमने आइडेंटिफाई कर ली है और वो सरकार के विभाग के पास आ गई है। वो 3 जिले हैं चरखी दादरी, पलवल और शायद 2 ही बचे हैं। आज तीसरा ही तो हो गया है। चरखी दादरी पलवल 2 का शिलान्यास, क्योंकि सिरसा हो गया है, फतेहाबाद हो गया है, कैथल हो गया है, यमुनानगर हो गया है, जो लेटेस्ट पाइपलाइन में जो मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास हो चुके हैं। टेंडरिंग भी कुछ जगह की हो गई है, कुछ का टेंडर अभी प्रोसेस में है। और अब ये इसका क्योंकि टेंडर नहीं होना है, ये HSVP ने स्वयं बनाना, या टेंडर भी करेंगे तो HSVP के विभाग की ओर से, क्योंकि टेंडर होना ना भी टेंडर करेंगे। हाँ, तो HSVP ही उसका टेंडर करेगा। 2 और रहेंगे, जल्दी से जल्दी उनका भी करके हमारा जो संकल्प 2015 का इस यानी जो हमारी टर्म है, इसके अंदर अंदर वो संकल्प हमारा पूरा होगा। और ये जो मेडिकल कॉलेज है 30 एकड़ जगह पर इसको बनाया जा रहा है। अभी पहले चरण में 500 करोड़ रुपए का इसमें खर्च होगा। इसके बाद और जो आवश्यकता पड़ेगी, आगे 300 करोड़ रुपए का इसमें और भी अनुमान है खर्च होने का। ये जो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो फिर हमारे कुल मिलाकर के 29 मेडिकल कॉलेज सरकारी और प्राइवेट से मिलाकर हो जाएंगे। आज के डेट में 15 मेडिकल कॉलेज है वो चालू हैं। उन 15 मेडिकल कॉलेज में इस समय 2185 MBBS की सीटों का एडमिशन इस वर्ष ये हो जाएगा, जो हमारी योजना सब चल रही है। पिछले वर्ष 1710 था, इस बार 475 सीटों का और वृद्धि हो रही है। और जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो इसके बाद ये संख्या लगभग 3500 संख्या जो है होगी। और 3500 डॉक्टर हर वर्ष अगर बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जो आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे यहाँ डॉक्टर्स की जो कमी है, वो जितने भी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर यानी बनते हैं, उनमें से कुछ हमारे यहाँ सर्विस में आते हैं और कुछ बाहर चले जाते हैं, दूसरे मेडिकल कॉलेज में चले गए, कुछ विदेश चले गए। तो उस कमी को, जैसे 3500 डॉक्टर्स इनकी सीटें हो जाएंगी तो उसके बाद कोई कमी डॉक्टर्स की हमारे यहाँ नहीं रहेगी। इसी प्रकार PG की सीटें वो भी 851 है इस समय, और आने वाले समय में बढ़ करके और ये भी लगभग
1200 के आसपास ये सीटें पीजी की हो जाएंगी। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी भी कोई कमी हमारे यहाँ नहीं रहेगी। हर मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज ये भी एक प्रकार से स्थापित होगा। और हम उसके बाद हमारे डॉक्टर्स देश में कहीं भी सेवा करने के लिए जाएं, विदेशों में भी जाएं, तो एक प्रकार से खुले रूप से और हम उनको भेज पाएंगे। कुछ देश ऐसे भी हैं जो मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ आना चाहते हैं। विशेष तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज से जब हमारी बात होती है तो उनका, जैसे युगांडा की आबादी लगभग हमारे बराबर है, इस प्रदेश के बराबर है, और वहाँ मेडिकल कॉलेज सिर्फ आज की डेट में 2 हैं। तो वहाँ 2 हैं, हम कुछ वर्षों में यानी 29-30 मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाएंगे। 2 मेडिकल कॉलेज में उनके 500-600 डॉक्टर बनते होंगे, हमारे यहाँ 3500 बनेंगे। तो उनके साथ एक MOU हम कर रहे हैं कि आपके विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहें तो कुछ सीटें उनके लिए हम रिजर्व भी कर सकते हैं। इस प्रकार का एक अनुभव ये आगे जो आने वाला है उसका ये कार्य होगा। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है इसके लिए 100 सीटें MBBS की और ये तय की गई हैं। 2.5 वर्ष में इसका निर्माण होकर के पूरा हो जाएगा, अर्थात तीसरे वर्ष में यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो एडमिशन्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। ये सब जो किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे देश का हर नागरिक वो स्वस्थ हो, फिट हो, फिट इंडिया नाम से जो एक आह्वान किया है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक शारीरिक दृष्टि से फिट रहना चाहिए। फिट अगर रहता है तो स्वाभाविक रूप से ये जो बढ़ता हुआ जो शारीरिक कष्ट का जो एक दौर होता है ये कम होगा। लोगों में एक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक संतोष होगा कि वो बीमार न पड़े। इसके लिए पहले जो हमने कार्यक्रम कई किए हैं, अपने को पता है कि एक तो मेडिकल कॉलेज यानी छायसा में, वो प्राइवेट कॉलेज था, किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, चलता हुआ मेडिकल कॉलेज वो हमने लिया है। आयुर्वेद में भी हम भरपूर काम कर रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी का इलाज एक प्रकार से बीमारी के बाद इलाज शुरू होता है। आयुर्वेद के सिस्टम में व्यक्ति बीमार भी न हो, वो कैसे स्वस्थ बना रहे, तो इसके लिए पूरा जोर है। उसके लिए भी हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय वो बनाया है, और केंद्र की ओर से एक एम्स प्रस्तावित है पंचकुला में, यानी बन रहा है। हाँ, वो यानी बन रहा है, यानी शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो भी कुछ वर्षों बन के तैयार हो जाएगा। पूरा विश्वविद्यालय है, जैसे एलोपैथी में एम्स है उसी स्तर का आयुर्वेद का ये जो एक विशेष जिसको कहना उच्च स्तरीय जो मेडिकल कॉलेज है वो आयुष प्राकृतिक चिकित्सा का ये भी बन रहा है। हमने जाना ही है कि कुटेल में एक नया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज की, वो भी काम उसका चल रहा है। उसका एक फेज पूर्ण हो गया, अभी और 2 फेज का काम बाकी, वो जाके पूरा जल्दी से हो जाएगा। हमने अपने यहाँ शारीरिक दृष्टि से फिट रहने के लिए और जो पॉलिसीज बनाई हैं, खास करके गांव-गांव में व्यायामशालाएं बनाई हैं, और व्यायामशालाओं के माध्यम से यानी लोग शारीरिक व्यायाम करें और उसके कारण से शरीर फिट रहे, तो ये बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। वहाँ पर स्पोर्ट्स के नाते भी जो गतिविधियाँ वो भी हो रही हैं। स्पोर्ट्स में जैसे 1100 नर्सरीज हमने दी हैं, और बच्चों के लिए हर नर्सरी में 25 खिलाड़ी वो भाग लेते हैं। हमारी पॉलिसी है कैच देम यंग, यानी बच्चों को अगर छोटी आयु में ही जिसमें खेल की रुचि हो उसको खिलाड़ी बना करके उसको अच्छे स्तर का खिलाड़ी बनाया जाए, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अच्छे से खिलाड़ी बनेंगे, प्रदेश का, देश का नाम ऊंचा होगा। तो हमने खेलों में भी ये सारा काम किया है। खेल की दृष्टि से तो हमने एक मैपिंग कराई है, कुल 6500 गाँव में 300 गाँव ऐसे निकले हैं जिसके 10 किलोमीटर के अंदर कोई खेल की सुविधा नहीं है। बाकी सब 6200 गांव ऐसे हैं जो 10 किलोमीटर की परिधि में किसी न किसी खेल सुविधा केंद्र के साथ जुड़े हैं। इस वर्ष का एक योजना हमने अगले बजट में तय कर ली है कि उन 300 गांव में भी कोई छोटा बड़ा स्टेडियम होगा, कोई एकेडमी होगी, कोई नर्सरी होगी, कोई ना कोई एक खेल का केंद्र उसके अंदर शुरू करके, ताकि 10 किलोमीटर यानी एक साइड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हर गाँव के बालक को, नौजवान को, नवयुवती को खेल के लिए कोई स्थान ये मिल जाए। शारीरिक दृष्टि से उनके इलाज के नाते गरीब व्यक्तियों के जो इलाज आयुष्मान भारत के नाते से एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी, 5 लाख रुपए बीमा की। हमारे यहाँ हरियाणा में उसमें 15.5 लाख परिवार जो हैं
वो कवर होते थे। हमने उसमें एक और विषय जोड़ा, चिरायु हरियाणा, जिसके कारण से ये 15.5 की बजाय 29 लाख परिवार उसमें जुड़ गए। 1,80,000 तक की सीमा के थे, 1,80 से 3 लाख 1,500 रुपया लेकर के, और हमने उसको उसी श्रेणी में ला के खड़ा किया, ताकि वो 5 लाख और लोगों को लाभ मिलकर के 34 लाख लोग हो जाएंगे जिनको ये आयुष्मान भारत का, चिरायु हरियाणा का ये लाभ मिलेगा। इसमें जो 15,000 से नीचे नीचे की जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी जोड़ने के लिए इसमें हमने कहा है। अभी तक कार्ड जो है बनने की प्रक्रिया शुरू है। 1,05,000 कार्ड बन गए हैं, लगभग 1,41,000 बनने हैं। 1,41,00,000 तो 36 लाख कार्ड प्रक्रिया में सब बनेंगे। लेकिन कार्ड न भी बना हो तो जो एलिजिबल है, जिसकी एलिजिबिलिटी बन गई है, वो कभी भी उसको आवश्यकता पड़ने पर जा करके इलाज ऐसे पैनल हॉस्पिटल्स हैं उनमें करा सकता है। अभी तक 1,247 करोड़ रुपए का क्लेम ये सरकार उसमें पे कर चुकी है, भुगतान कर चुकी है। निरोगी हरियाणा में भी हमने एक हेल्थ सर्विसेज में नया आयाम जोड़ा है कि हर नागरिक का एक मिनिमम उसके 25 तरह के टेस्ट ये 2 वर्ष में एक बार जरूर कराए, ताकि प्रिकॉशनरी कोई अगर संभावित बीमारी कोई व्यक्ति को कोई है तो उसका यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, जल्दी उसकी इलाज के लिए उसको रेफर कर दिया जाता है, तो उसको इलाज करके, चाहे वो मामूली कोई बीमारी भी उभरने वाली है, जैसे कहावत है निप द इविल इन द बड, तो ऐसे उस बीमारी को समाप्त करने के लिए। और ऐसे जितने भी टेस्ट हुए हैं निरोगी हरियाणा में, उसमें बहुत से ऐसे बच्चों में खास करके कुछ रोग ऐसे पाए गए हैं जो अगर ये टेस्ट नहीं होते तो शायद पता भी ना लगता, तो उनका प्रारंभिक इलाज वो सब इस जांच के माध्यम से हो रहा है। अभी तक 42 लाख लोगों की जांच इसमें हो चुकी है। जो हमारे व्यायामशालाएं हैं, उन व्यायामशालाओं में हम आयुष केंद्र ये भी खोल रहे हैं, और उसमें आयुर्वेद के माध्यम से एक आयुर्वेद डॉक्टर रहेगा, एक डाइटिशियन रहेगा, एक वहाँ पर छोटा मोटा जो आयुर्वेद की दवाइयाँ और आयुर्वेद का इलाज वो भी वहाँ होगा, ताकि आयुर्वेद का जो लाभ है वो लोगों को आसानी से मिल जाए। इस प्रकार जैसा मैंने बताया कि चाहे आवश्यकता पड़ने पर किसी का इलाज, उसके लिए व्यवस्थाएं, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, CHCs, PHCs, डॉक्टर्स की भर्ती, पैरामेडिक्स, नर्सिंग, ये सब हम कर रहे हैं। जहां हमको आवश्यकता बाहर से ही पड़ती है तो वहां से बाहर से बुला करके लगाएंगे। हमारे यहाँ जब ये संख्या पर्याप्त हो जाएगी तो उसमें बाहर के लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। तो ऐसा स्वास्थ्य की दृष्टि से, मेडिकल एजुकेशन की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, योग की दृष्टि से ये सारे कार्यक्रम ने किए हैं, ताकि हरियाणा का नागरिक फिट नागरिक बने, ये हमारी अपेक्षा है। आपने इसमें कोई बात जोड़नी है, कोई बतानी है, कोई पूछनी है तो पूछ सकते हैं। एक विषय और आज ही हमारी टीम ने बैठ के तय किया है कि हर एक मेडिकल कॉलेज का एक नाम रख रहे हैं। तो इस मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज, निर्मित द्वारा HSVP, नीचे लिखेंगे निर्मित द्वारा HSVP, लेकिन नाम जो होगा डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज, क्योंकि डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल और बहुत महापुरुषों के या बहुत हमारे जो नेता बड़े हुए हैं उनके नामों से मेडिकल कॉलेज हमने रखे हैं। डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम से बहुत समय से विचार चल रहा था कि कहाँ रखा जाए, तो पंचकुला का जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज रहेगा। सर मेडिकल को लेके, मेडिकल एजुकेशन को लेकर जो आपने गिनाए हैं, काफ़ी काम हो गया। अगर देखा जाए तो टोटल कितने मेडिकल कॉलेज सर चालू हो चुके और कितनों में फिलहाल इंप्लीमेंटेशन? मैंने बताया कि इस समय 15 मेडिकल कॉलेज ये 2014 तक कुल मिला के 6 मेडिकल कॉलेज चल रहे थे, और 14 से 19 तक ये 12 हुए, और 19 से लेके और अब मिलाने, यानी ये जो आज का तो ये शिलान्यास है, लेकिन इस समय जो चालू हो चुके हैं वो 15 हो चुके हैं। क्या ऐसा ही है? 15 है सर, जिसमें से 6 सरकारी हैं, 1 गवर्नमेंट एडेड है और 8 प्राइवेट है सर। हाँ, 15 6 एक सरकारी, 1 एडेड और 8 प्राइवेट, तो ऐसे 15 मेडिकल कॉलेज इस समय चल रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनका शिलान्यास हो रहा है, ये सब हो जाएंगे तो ये संख्या 29 हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि देश के तमाम
मंदिरों में जो है सफाई अभियान चलाया जाए। खुद उन्होंने राम काला मंदिर में अभियान चलाया, उसके बाद अनुराग ठाकुर जी जो है केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा भी सफाई की गई। किस तरह से देखिए, ये जो 14 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक का, ये इसको मैं कहूँगा 9 दिन का एक पवित्र ऐसा ये यानी एक मेला जिसको कहते हैं, या एक 9 पवित्र दिन, क्योंकि अपने यहाँ 9 की संख्या जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। नवरत्न हैं, नवग्रह हैं, नवरात्रे हैं, तो ऐसे ही करके 9 का दिन बड़ा आंकड़ा महत्वपूर्ण। तो 9 दिन समय बनता है 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। 14 से अभियान को शुरू किया है कि अपने अपने क्षेत्र के सभी जो मंदिर हैं या और जो तीर्थ छोटे बड़े हैं, उन सब धार्मिक स्थानों पर जाकर इबादत करें, पूजा करें, जैसा भी पाठ करें, और उसकी साफ सफाई, उसकी सुंदरता, स्वच्छता, और उसको कैसे हम अपने तीर्थ स्थानों को, मंदिरों को, तीर्थ धार्मिक स्थानों को कैसे पवित्रता उसकी बढ़ाएं, क्योंकि सफाई भी अपने आप में व्यक्ति को आकर्षित करती है। उन स्थानों की स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है। तो वो आह्वान किया और सब लोग अपनी अपनी सुविधा से किसी न किसी एक मंदिर में इन 9 दिनों में जाएंगे। 22 तारीख को एक आह्वान किया गया कि हर परिवार अपने घर में दीपोत्सव करे सायंकाल, और 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक वो जहाँ भी है वो लाइव जुड़े। हम अपने यहाँ एक विचार करके निर्णय करेंगे कि जहाँ इस प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे कार्यालय हैं, ऐसे सब स्थानों पर लाइव की व्यवस्था कोई कराई जाए। 2 घंटे का सिर्फ 11 से 1 राममय वातावरण 22 तारीख को हो, इस प्रकार का हर प्रकार के संभव वितरण किए जाए। कई राज्यों में ड्राई डे घोषित किया गया है 22 तारीख को, हरियाणा में विचार हो रहा है। निश्चित रूप से हो रहा है, और मैंने एक जगह बताया भी है कि ड्राई डे की डिमांड करने वाले 2-3 लोग मेरे पास ऐसे आए जो सेवन करते हैं मद्य का। वो कहते हैं जी उस दिन तो बेशक बंद कर दो, हम भी राम जी के नाम से शायद हमारे जीवन में कोई अच्छाई आ जाए। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने विभाग को कहा कि इसके लिए एक योजना बना करके कि 22 तारीख को शराब की दुकानें बंद रहें, और एक प्रकार से इसको मान लीजिए कि ये निर्णय हो गया कि 22 तारीख को और ड्राई डे रहेगा और सब शराब की दुकानें उस दिन बंद रहेंगी। सर, जहाँ पूरा देश एक तरफ राम में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने से किनारा कर लिया है। देखिए, जो देश की मुख्य धारा से कटेगा उसका कुछ नहीं बचेगा। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राम मंदिर इस देश के लोगों की आस्था का विषय है, और जो आस्था से दूर हट गया, जो सांस्कृतिक बातों से दूर हट गया, तो जनता उसको दूर हटा देगी। और ये तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि इस स्टैंड पर वो बने रहे, स्टैंड ना बदले। मैं तो उनके जितने स्टैंड हैं सब के बारे में अपने धारणा रखता हूँ कि उनका स्टैंड हमारे लिए क्या रहेगा। जैसे उन्होंने पीछे कहा था कि हम पोर्टल खत्म कर देंगे, मैंने कहा ये बोलते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद में फिर वो कहने लगे नहीं नहीं हमने ये नहीं कहा, हमने तो कहा कि पोर्टल में जो कठिनाइयाँ हैं उसको हम दूर करेंगे। मतलब हम भी कर रहे हैं उसमें क्या। आज ये जो हमारी यात्रा हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में इस पोर्टल के कारण से, ऑनलाइन सर्विस के कारण से इतना लोगों को लाभ मिला है। घर बैठे सब चीज़ें उनकी बन रही हैं। किसी का राशन कार्ड नहीं है तो बन गया, किसी के पेंशन नहीं है तो बन गया, किसी का आयुष्मान का कार्ड नहीं है तो बन गया। जिन लोगों की थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आई थी प्रॉपर्टी आईडी में, वो ठीक हो गई हैं। किसी ने अपनी इनकम ठीक कराई है, उसने अप्लाई कर दिया है, क्योंकि इनकम हाथ पास ठीक नहीं होती, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसका सर्वे होता है। अन्यथा अगर बिना सर्वे के कराने लगेंगे तो फिर वो सभी कहेंगे सब, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग 140 से नीचे पहले ही आ गए हैं। और हम लोगों को आह्वान करते हैं ईमानदारी से कि भाई देखो 180 से नीचे वही आए जिसकी इनकम वास्तव में 180 से नीचे। ऊपर है तो ये लालच ना करें छोटी बड़ी चीज़ों का कि उसको कई साल का 5-7 हज़ार रुपये का राशन का इसका उसका फायदा होगा। जब हमारी इनकम ही बढ़ गई है तो वो फिर छोड़ना चाहिए। ये गरीब के लिए सुरक्षित है। सर, आपने विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा का जिक्र किया है कि आपने अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने भी हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभी अभियान शुरू किया है आज से। तो उनका कहना है कि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं, उनको हम हर घर तक पहुँचाने का संकल्प जो है उन्होंने लिया है। इस यात्रा करना ही चाहिए। मैं उसके किसी कार्यक्रम, उनके किसी कार्यक्रम का विरोध थोड़ी करूँगा।
लोकतंत्र है और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने तरीके से जनता के पास जाना चाहिए। अगर वास्तव में हमारी कोई गलत नीति है तो उनको जनता को बताना चाहिए। और केवल विरोध के लिए विरोध करना कि नहीं नहीं ये तो सत्ताधारी पक्ष है, हम विरोधी हैं, इसलिए सरकार की कोई भी नीति उसका विरोध करेंगे, तो इसका जो निर्णय है ना हमने करना ना उन्होंने करना, इसका निर्णय किसने करना? जनता ने। जनता के पास जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सब पार्टी को जाना चाहिए। और ये तो लोकतंत्र का एक उत्सव होता है चुनाव, उस उत्सव के समय मंथन करना चाहिए पूरा, जनता को पूरा अधिकार देना चाहिए कि आप जो अच्छा है वो चुनो, जो गलत है उसको मत चुनो। अब गलत कौन है, अच्छा कौन है, कौन निर्णय करेगा? जनता। तो इसी में खासकर क्या कांग्रेस घर में मजबूत है? वो घर कांग्रेस तो कर रही है, जा रही है। कांग्रेस के लोगों ने जो एक न्याय यात्रा का जिक्र किया तो मैंने उनसे एक और बात कही है कि वो न्याय पहले अपने पार्टी में करें। पार्टी में एक दूसरे के साथ जो अन्याय वो कर रहे हैं सब संदक दिखता है, तो इसलिए वो अन्याय वहाँ ना हो किसी के साथ, तो उसको न्याय यात्रा को उस तक सीमित रखेंगे, कांग्रेस का भला हो जाएगा। वरना तो कांग्रेस तो कल भी डूबी, आज भी डूबी, आगे भी डूबेगी। हम चाहते हैं थोड़ा विपक्ष तो बचा रहे हैं। 22 तारीख तक ऐसे कोई सरकार की ओर से भी कोई प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जैसे कल आपके संत कबीर कुटीर पर जो एक संध्या हुई, उसी तरह से सरकारी प्रोग्राम कोई? ऐसे कल का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम नहीं था। हाँ, मैंने अपने निवास पर ऐसे सब लोगों को निमंत्रण दिया था, सब लोग आए, उनका धन्यवाद किया। कन्हैया मित्तल जी के राम जी की श्रद्धा से उन्होंने जो गुणगान किया वो बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और इस प्रकार के कार्यक्रम हर किसी को अपने अपने तरीके से कराने चाहिए। राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का निर्माण ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये जनता का कार्यक्रम है। और जनता में जो सरकार के अंदर काम करते हैं वो लोग भी आते हैं, जो मीडिया में काम करते हैं वो भी आते हैं, जो विपक्ष में काम करते हैं वो भी आते हैं। ना माने विपक्ष वाले, हम तो चाहते हैं कि वो भी उसमें रहें, आए। तो इसलिए ये जन जागरण का, जनता का कार्यक्रम हमारे देश के ऊपर जो सालों हजारों साल के, सैकड़ों साल का जो कलंक है वो मिटा। और निर्णय किया कोर्ट ने, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। तो कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो चीज हुई वो सबको मान्य होनी चाहिए। सर 31 जनवरी को कैबिनेट की बैठक है और इस बार सरकार का अंतिम बजट होगा सर, तो किस तरह से सर हरियाणा की सरकार के बजट आगे भी आने वाले हैं। अंतिम बजट क्यों होगा भाई? नहीं नहीं नहीं, इस बजट के बाद 5 आएंगे, उसके बाद 5 फिर और आएंगे। धन्यवाद। तो भाई कोई यहाँ जंगल में मंगल को चाय वाय की व्यवस्था कराई कि नहीं? जंगल में बुला तो लिया हम लोगों ने।